नगर निगम शिमला का मेयर पद संभालने के बाद आज मेयर सुरेंद्र चौहान ने स्मार्ट सिटी की बैठक ली। बैठक में उप महापौर भी मौजूद रहे। इस बैठक में स्मार्ट सिटी से संबंधित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे, जिनसे स्मार्ट सिटी के कामों की जानकारी ली गई है कि कहां किस काम में कितनी देरी है, क्या अड़चन आ रही है और कितनी पार्किंग और कितने ओवरब्रिज शहर के अंदर बनाए जा रहे हैं। वहीं बैठक में अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। आज स्मार्ट सिटी के रिगार्डिंग हमने अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स थे, फॉरेस्ट का था, HRTC था, इलेक्ट्रिसिटी वाले थे और स्मार्ट सिटी के जो हमारे अपने डिपार्टमेंट के लोग हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के सब ने अपनी हिम्मत आगे थे। जो जो प्रोजेक्ट्स जिसको दिए हुए उसकी एक फ़ीडबैक मैंने मांगी थी कि आपने क्या स्टेटस है, पार्किंग है, उनका डिटेल्ड हमारी काफ़ी लंबी चर्चा हुई। उसको लेकर के मैंने एक बैठक रखी थी। उसमें कहाँ कहाँ क्या क्या काम हो रहा है, कहाँ हर्डल है, क्या रुक रहा है काम, मतलब ओवरऑल जो हमारा काम था उसको लेकर के बैठक की थी, जिसमें बड़े हमने डिटेल में काफ़ी चीज़ें, जैसे पार्किंग को तो हमारे लगभग 65 पार्किंग्स है स्मार्ट सिटी के अंडर आती है, जिसमें 55 के करीब हम नगर निगम खुद बना रहा है, जिसमें 50 के लगभग हम पार्किंग को बना करके क्लोजिंग लास्ट स्टेज पे है। और बड़ी पार्किंग हमारी लगभग 7 और 8 बड़ी पार्किंग है। विकास नगर है, IGMC है, मनचंदा के पास है, जो मल्टी स्टोरी बड़ी पार्किंग है। और दूसरे डिपार्टमेंट्स में जैसे हिमुडा है, हिमुडा अलग काम कर रहा है, वो हमारी दुकानें हैं, शॉप्स का है, उसके बारे में डिटेल्ड में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पार्क्स बना रहा है कुछ, CPWD भी हमारे, क्योंकि हमारे नगर निगम में अलग अलग डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व है, तो सिंगल में नहीं। जैसे CPWD कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहा है, जैसे उन्होंने कुछ बस स्टैंड से लेकर के जो रेलवे बोर्ड बिल्डिंग वाला एरिया है उसको वो डेवलप कर रहे हैं, डीकंजेशन ऑफ ट्रैफिक को लेकर के, उसका स्टेटस भी मैंने पता किया। जो फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट है जो टॉयलेट के साथ बना है वो CPWD ने किया है, क्लीनियम बिस चैम्बर के साथ वहाँ उनका CPWD, अलग अलग डिपार्टमेंट सारे इसमें इन्वॉल्व है। टनल का अलग डिपार्टमेंट है, वो ये कर रहा है, RTTDC हमारा डिपार्टमेंट है, वो अलग से उसको कर रहे हैं टनल्स के प्रोजेक्ट। तो इनके सारे सबकी कितने पैसे हैं, किसके पास कितना पैसा खर्च हो रहा है, इनका क्या स्टेटस है, तो उनका सबसे मैंने कंप्लाइंस लेकर के सबसे ये भी कहा कि आप मुझे कंप्लीशन का भी समय दो और टाइम भी दो, और कितना टाइम आप लगोगे। HRTC की बसेज आनी है हमारी, 18 बसेज है, जिसमें 12 या 8 हमारे पास आ गई हैं बड़ी बसेज है, और उसकी टेम्पो ट्रेवल्स चलाते हैं, वो 12 इनोवा चलाते हैं, और अलग अलग शहर से कई जगह डिमांड्स भी आ रही हैं, उसको भी लेकर के भी हम करेंगे। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पिंदर कुमार की रिपोर्ट। शिमला के ऐतिहासिक भवन बैंटनी कैसल का जीर्णोद्वार लगभग पूरा होने को है। मंगलवार शाम को उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री परिवार सहित बैंटनी कैसल में आयोजित होने वाले डिजिटल लाइट एंड साउंड शो का ट्रायल देखने पहुंचे। शिमला के ऐतिहासिक भवन बैंटनी कैसल में लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से ब्रिटिश काल से लेकर शिमला में अब तक हुए बदलाव को दिखाया जा रहा है। 25 मई तक लाइट एंड साउंड शो का ट्रायल लिया जा रहा है। इसके बाद लोगों को टिकट देकर शो दिखाया जाएगा। शिमला इतना भव्य था कि हिल स्टेशन की क्वीन कहलाता था। मेरे सामने वाली सड़क के उस पार टेलीफोन एक्सचेंज है और टेलीग्राफ ऑफिस है। ये दुनिया के पहले ऑटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज में से एक था। चीन में पूरा करेगा वो तो यहाँ एक दिन में हो जाएगा। इस शो में ब्रिटिश काल से लेकर अब तक राजधानी में हुए बदलाव और बैंटनी कैसल के इतिहास से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को दिखाया जा रहा है। शो में दिखाया जा रहा है कि जब से बैंटनी कैसल की ऐतिहासिक इमारत बनी है, उसके बाद से अब तक इसके आसपास के इलाके सहित पूरे शिमला में क्या बदलाव देखने को मिला है। डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि विदेशों में इस तरह के आयोजन 1950 से होते आए हैं। शिमला में पहली दफा इस तरह का प्रयास किया जा रहा है, जिससे शिमला के स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों के लिए बैंटनी कैसल एक आकर्षक स्थल बनकर उभरेगा। ये बैंटनी कैसल जो है इसका इतना इतिहास रहा है, और शिमला का इतिहास भी
उसके साथ जोड़ के जो है यहाँ पे आज आपने कार्यक्रम देखा लाइट एंड साउंड का, और मुझे लगता है कि आप सबको अच्छा लगा होगा। और विदेशों में तो बहुत बड़े पैमाने पे है। फ्रांस में ये शुरू हुआ था 1950 के आसपास का, जो मैं इतिहास पढ़ रहा था, और फिर जगह जगह जो है कहीं पे जलियांवाला बाग को लेके है इतिहास, कहीं पे रेड फोर्ट को लेके इतिहास है, कहीं बुर्ज खलीफा को लेके इतिहास है। वैसा ही एक अनूठा प्रयास जो है हमारे विभाग के अधिकारियों ने और जिन्होंने ये प्रेजेंट किया है, मैं उनको भी बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि बहुत ही बढ़िया सलीके से उन्होंने शिमला का पास्ट एंड प्रेजेंट जो है यहाँ पे रखा है। और इसमें म्यूज़ियम तो आने वाले समय में स्थापित होगा। मुझे लगता है कि ये बहुत ही आकर्षक स्थल बन जाएगा। बाहर से ये तैयार हो गया है और थीम आपने जो शिमला में कैसे रेल आई, कैसे यहाँ पे 1947 का संग्राम हुआ, कैसे देश आज़ाद हुआ, शिमला कैसे बना, ये सारी चीज़ें जो है आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश हो रही है। और ये प्रॉपर्टी एक अनूठी प्रॉपर्टी साबित होगी आने वाले समय। और LAC डिपार्टमेंट है, छोटा ज़रूर है, लेकिन जो प्रदेश का जो थीम है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट। जिला न्यायालय परिसर मंडी में अधिवक्ताओं के बैठने, उचित व्यवस्था व शेड बनाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री और जिला उपायुक्त अरिंदम चौधरी को मंडी के अधिवक्ता आकाश शर्मा ने ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कांग्रेस मीडिया पैनलिस्ट एवं अधिवक्ता मंडी आकाश शर्मा ने बताया कि कई बार भारी बारिश से मंडी जिला न्यायालय परिसर में बैठे अधिवक्ताओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कई बार बारिश के चलते पानी उनके टेबल तक घुस जाता है व तेज हवा के कारण कई कागज इधर उधर उड़ जाते हैं, जिससे लोगों को जरूरी दस्तावेज या तो गुम हो जाते हैं या फिर खराब हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि पिछले कल हुई भारी बारिश के चलते अधिवक्ताओं को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्होंने बताया कि विपरीत परिस्थितियों में जिला न्यायालय परिसर में तूफान और बारिश में अधिवक्ताओं को बैठने के लिए व अपनी फाइल रखने के लिए उचित व्यवस्था नहीं है। उन्होंने बताया कि पूर्व की सरकार में भी बार एसोसिएशन द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री से भी जिला न्यायालय परिसर में शेड बनाने के लिए अनुरोध किया गया था, लेकिन धरातल पर कोई भी कार्य नहीं किया गया। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मांग की है कि जहां से लोगों को न्याय मिलता है और जो न्याय के पक्ष में खड़े होते हैं उनके बैठने की उचित व्यवस्था हो, ताकि विपरीत परिस्थितियों में भी वह अपना कार्य सही ढंग से कर सके। मंडी जिला न्यायालय सबसे पुराना न्यायालय है और स्टेट टाइम से यहाँ पे राजाओं के टाइम से यह न्यायालय स्थापित है, लेकिन यहाँ पर वकीलों को बैठने की जगह का कोई भी प्रावधान नहीं है। हिमाचल प्रदेश में मुझे लगता है कि मंडी में ही जो है वो अधिवक्ता लोग बाहर बैठते हैं टीन के नीचे, और जब भी कभी विपरीत परिस्थितियाँ पैदा होती हैं, जैसे तूफान आ जाता है या बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तिरछी बारिश होती है, तो वकीलों की जो फाइलें हैं, उनके ब्रीफ्स हैं, उनके कागज़ हैं, वो हवा में उड़ जाते हैं, कुर्सियाँ गिर जाती हैं। और यदि कोई अधिवक्ता किसी कार्य से कोर्ट में गया हो या कहीं इधर उधर गया हो और पीछे से ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है, तो जो लोगों द्वारा एक विश्वास होता है, लोगों के कागजात होते हैं, वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इस मुतल्लक हमने माननीय उपायुक्त महोदय को भी अवगत कराया और हिमाचल प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जो खुद एक अधिवक्ता हैं, उनको भी एक लिखित तौर पे अनुरोध किया है कि वकीलों के बैठने की जो है व्यवस्था, जो शेड है, उनको सुनिश्चित किया जाए, उनको कंफर्टेबल किया जाए और उनका रखरखाव ऐसा किया जाए ताकि वकील अपनी फाइल्स को जो है वो उचित तौर पर रख सकें। न्याय के मंदिर में लोग जो हैं न्याय प्राप्त करने आते हैं और यहाँ से रोज़ सैकड़ों लोग आते हैं, लेकिन जो लोग न्याय प्रदान कराते हैं और जो जिनका न्याय के लिए बहुत ज़्यादा योगदान है, वो इन परिस्थितियों में बैठे हैं कि कभी भी
उनको वहाँ से उठना पड़ता है, उनकी टेबल चेयर्स गिर जाते हैं, बारिश से सामान खराब हो जाता है, फाइलें खराब हो जाती है। तो ये बहुत ही विपरीत परिस्थिति है। पूर्व की सरकार में भी हमने कहा था, लेकिन कुछ नहीं बना। अब हम चाहते हैं कि तुरंत इसमें कार्रवाई हो और उचित शेड का निर्माण या चैम्बर्स का निर्माण जो है अधिवक्ताओं को किया जाए। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी मंडी सदर विधानसभा क्षेत्र की बैठक विश्वकर्मा मंदिर परिसर में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सदर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक अनिल शर्मा ने की। केंद्र सरकार के 30 मई को 9 वर्ष पूरे होने पर 30 मई से 30 जून तक महाजनसंपर्क अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसको लेकर सदर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को आज की बैठक में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस दौरान विधायक अनिल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में भले ही कांग्रेस की सरकार बनी है, लेकिन कांग्रेस सरकार अपनी 10 गारंटियों को पूरा करने में पूरी तरह से फेल हुई है और अब हिमाचल की जनता खुद को ठगा सा महसूस कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा जारी की गई 10 गारंटियों को लोगों के बीच रखा जाएगा और उन्हें बताया जाएगा कि किस तरह से प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की जनता को ठगा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 9 वर्षों के ऐतिहासिक कार्यों और योजनाओं से घर घर जाकर लोगों को अवगत करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2024 में हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें प्रदेश की जनता भाजपा की झोली में डालेगी और केंद्र में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनेगी। आज हमारी सदर मंडल भारतीय जनता पार्टी सदर मंडल की जो एक विशेष मीटिंग जो है पार्टी के आदेशों के अनुसार आज यहाँ पर की जा रही है और ये इसलिए है क्योंकि पहली 20 तारीख को प्रदेश स्तर की हमारी जो मीटिंग हुई शिमला में और पिछले कल ही जिला स्तर की हमारी मीटिंग हुई और आज मंडल स्तर की हमारी मीटिंग हो रही है। वो आदरणीय मोदी जी के 30 मई को जो हमारे 9 साल जो पूरे होने जा रहे हैं उसके लिए एक कार्य हमारे लिए सौंपा गया है पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, कि आपने 30 मई से 30 जून तक विशेषकर अभियान जो है चलाना है। मंडल में जो हमारे बूथ स्तर से लेकर हर स्तर तक जो है उसको स्ट्रेंथन करना और जो कार्यक्रम 9 साल के अंदर आदरणीय मोदी जी के माध्यम से पूरे देश के अंदर जो चलाए गए, पूरे देश के अंदर गरीबों के लिए, आम जनता के लिए जो कार्यक्रम है उसको जो है लोगों तक पहुंचाना भी है और जो बड़ी बड़ी योजनाएं जो केंद्र सरकार के माध्यम से पूरे देश के अंदर चली और प्रदेश के अंदर चली उसके लिए जो है एक रूपरेखा तैयार की गई है और यही कार्यक्रम हम अपने कार्यकर्ताओं के अनुरूप कार्यकर्ताओं को सौंप रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये लड़ाई जो क्योंकि 1 साल का समय केंद्र सरकार को अब जो है बचा है 1 साल की लड़ाई के अंदर, क्योंकि पार्लियामेंट का चुनाव 4 की 4 सीटें पहले जीती हैं, अभी बाई इलेक्शन में 1 सीट हारे भी हैं, परंतु ये लक्ष्य हमारा होगा कि 4 की 4 सीटें हम हिमाचल से जीतकर आदरणीय मोदी जी के हाथ में मजबूत करें, देश के प्रधानमंत्री बने और जो योजनाएं और कल भी इसका जानकारी जो हमें प्राप्त हुई है, एक छोटे से प्रदेश के अंदर जहां 65 लाख आबादी रहती हो वहां 41,000 करोड़ की आज 4 लेन और जो हाईवे जो बने हैं 41,000 करोड़ का यहाँ पर छोटे से प्रदेश के अंदर केंद्र सरकार के माध्यम से दिया गया है। विभिन्न योजनाओं के बारे में बात करते हुए प्रदेश के अंदर केंद्र सरकार के बगैर हम कुछ काम नहीं कर सकते। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। राज्य स्तरीय शूलिनी मेले की व्यवस्था को लेकर सोलन जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम चांडिल ने एक विशेष बैठक की। वहीं उन्होंने बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को मेले के सफल आयोजन के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मेले को किस तरह से खास बनाया जाए और मेले में बिजली पानी की सही व्यवस्था करने के लिए भी चर्चा की गई।
ताकि लोगों को मेले के दौरान असुविधा का सामना न करना पड़े। इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि मेले में डोनेशन में 2000 के नोट नहीं लिए जाएंगे और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा। आधार हमारा वही खत्म हो जाता, अगर ठीक से दर्शन करके तो वहाँ पे इसीलिए तो टोली लग जाती कि उन लोगों को वहाँ पे ही नमन करने का अवसर मिलता है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने बताया कि बैठक में खास तौर पर स्वच्छता को लेकर विशेष चर्चा की गई ताकि स्वच्छता बनी रहे। इसके अलावा विभिन्न आयोजनों सहित महिलाओं की रस्साकसी इस मेले में विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगी। हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय उन्हीं से जैसे परंपरागत रूप में होगा, इस बार भी हम पहला दिन हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ही शुभारंभ करेंगे और हम उनको विशेष महिलाओं की रस्साकसी होगी। ठीक कहा आपने, महिलाओं की रस्साकसी पहले कभी नहीं हुई, जो आज प्रोग्राम आया बड़ा अच्छा सुझाव था। महिलाओं की रस्साकसी भी होगी और उससे मैं समझता हूँ कि लोग उसे देखना भी चाहेंगे, एक थोड़ा अच्छा लगेगा। वैसे तो हमारी जो मैं समझता हूँ कि लगभग वैसे ही करेंगे, परंतु ये है कि हम विशेष रूप से स्वच्छता की तरफ ध्यान देंगे। विशेष रूप से यहाँ की संस्कृति को प्रोटेक्ट करने के लिए हम प्रयोजन करेंगे कि हर प्रकार से यहाँ अच्छी प्रकार की ही स्वच्छता मिले और हमारा जो सोलन है वो एक दुल्हन की तरह सजाया जाए जब तक हमारा मेला है। के चैनल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। कर्मचारियों से किए वादे को पूरा करते हुए प्रदेश सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया है, जिसके लिए नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ द्वारा आगामी 28 मई को धर्मशाला में आभार समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री सहित पूरे मंत्रिमंडल का भव्य स्वागत व आभार व्यक्त किया जाएगा। इस आभार समारोह में प्रदेश भर से 1 लाख कर्मचारी आभार समारोह में जुटेंगे, जिसके लिए जिला भर से तैयारियों का दौर शुरू कर दिया गया है। धन्यवाद नारायण सिंह हिमराल जी, जो व्यवस्था के अंदर हमारे संवैधानिक विशेषज्ञ ने किया। जो नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष कुशाल शर्मा ने प्रेस क्लब शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि प्रदेश के कर्मचारी सरकार से लंबे समय से ओल्ड पेंशन बहाली की मांग कर रहे थे और कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में ओल्ड पेंशन बहाल करने का वादा किया था और सरकार बनने के बाद पुरानी पेंशन बहाल कर दी गई है, जिससे लाखों कर्मचारियों को राहत मिली है। ओल्ड पेंशन बहाल करने पर सरकार का आभार जताने के लिए 28 मई को धर्मशाला में आभार समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शिमला जिला से भी हजारों कर्मी भाग लेंगे। 28 मई 2023 को धर्मशाला में पुलिस ग्राउंड में हमारा बहुत बड़ा एक समारोह हो रहा है, आभार समारोह हिमाचल प्रदेश सरकार के सम्मान में, जिसमें हमारे 1,35,000 कर्मचारी हैं। लगभग जो है 1 लाख के कर्मचारियों की जुड़ने की संभावना है वहाँ पर, और इसमें जो है हमारी जो टीम है वो पूरे तरीके से काम कर रही है। और इस आभार समारोह के लिए पहले तो मैं स्वयं और पूरे एनपीसीए परिवार की ओर से प्रदेश मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, तमाम मंत्रिमंडल, विधायकगण सभी का आभार प्रकट करते हैं और प्रेस बंधुओं का, जिनके बदौलत जो है ये मुद्दा काफ़ी ज्वलंत हुआ है। और 28 मई 2023 को जो एक बहुत बड़ा आभार समारोह जो है धर्मशाला में हो रहा है, उसमें हम सभी को आमंत्रित भी करते हैं। और ये पुरानी पेंशन जो बहाल प्रदेश के अंदर हुई है और उन सीसी रूल 1972 की जो प्रोविजन था पेंशन का, हूबहू मतलब उसी तरह से जो है पेंशन दी गई है, जिससे एनपीएस कर्मचारियों का सेवानिवृत्ति का उपरांत का जो सेवा काल है उनका समय है वो ही जो है सिक्योर नहीं हुआ है। अपितु आने वाली जो भविष्य की होनहार पीढ़ी जो गवर्नमेंट सेक्टर में अपना भाग्य आजमाना चाहती हैं, उन बच्चों का, उन विद्यार्थियों का भविष्य भी जो है सिक्योर हुआ है। उनमें भी एक जो है उत्सुकता ओपीएस की बहाली को लेकर के हुई है। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।
जिला रोजगार कार्यालय मंडी में खलियार में बुधवार को दो निजी कंपनियां बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मंडी और भारत बुकिंग हॉलिडे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मनाली द्वारा लगभग 50 पदों को भरने के लिए साक्षात्कार लिए गए। दोनों कंपनियों में विभिन्न पदों जैसे कि सीनियर सेल्स मैनेजर, एग्जीक्यूटिव सेल्स मैनेजर, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, बिजनेस सेल्स मैनेजर, टेलीकॉम और एग्जीक्यूटिव के पद भरे जाएंगे। वहीं साक्षात्कार में चयनित अभ्यर्थियों को कंपनी द्वारा 10 से 35 हजार रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज हमारे पास जो है कैंपस इंटरव्यू रखा गया है, उसमें दो कंपनियों ने भाग लिया हुआ है। उसमें बजाज एलायंस और साथ में जो है भारत बुकिंग मनाली वाले आए हुए हैं। और इसमें आज बच्चे जो हैं धीरे धीरे आ रहे हैं। इस टाइम हमारे पास जो हैं 22 बच्चे जो हैं इंटरव्यू के लिए आए हैं, उनका इंटरव्यू चला हुआ है। इस दौरान लगभग 50 के करीब अभ्यर्थी ही साक्षात्कार के लिए पहुंचे। जिला रोजगार कार्यालय मंडी में आज दो कंपनियों के लिए कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया गया है, जिसमें कि भारत बुकिंग प्राइवेट लिमिटेड मनाली और बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी मंडी ने जो है अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। और अभी तक हमारे पास यहाँ पर 22 से 23 बच्चे जो हैं अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और इंटरव्यू के लिए प्रस्तुत हैं। अगर मैं कंपनीज़ की बात करूँ तो इनमें विभिन्न पदों के लिए आज ये रिक्रूट करेंगे, जिसमें सीनियर सेल्स मैनेजर, एग्जीक्यूटिव सेल्स मैनेजर, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स, बिजनेस सेल्स मैनेजर्स एंड टेलीकॉलर्स के लिए जो है इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। और भारत बुकिंग प्राइवेट लिमिटेड स्पेशली टेलीकॉलर्स की इनके पास रिक्वायरमेंट है। और अगर मैं टोटल पदों की बात करूं तो हमारे पास 50 पदों के लिए जो है आज हमारे नियोक्ता यहां पर रिक्रूटमेंट करने आए हैं। और हम सारे कैंडिडेट से यही आग्रह कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भागीदारी इसमें सुनिश्चित करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिक्रूट होकर जाएँ। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर आज शिमला में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रति वर्ष 22 मई को दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाने और जैविक विविधता के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 का विषय फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैंक बायोडाइवर्सिटी है। शिमला में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने पद्मश्री नेकराम ने जैव विविधता पर विचार रखते हुए इसका संरक्षण को जरूरी बताया। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने कहा कि सरकार के स्तर पर इसका महत्व लोग समझ नहीं पाए हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि पद्मश्री नेकराम हमारे साथ हैं। आग्रह किया कि वह मंडी तक सीमित न रहकर पूरे प्रदेश में आगे आकर लोगों को जागरूक करे। जैव विविधता के संरक्षण के साथ वर्तमान स्थिति में इसका किस तरह से दोहन करना है और इसके लिए महत्वपूर्ण है। आपने बिल्कुल सही बात कही कि ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी सरकार के स्तर पे और जनता के स्तर पे जो इसका महत्व है वो लोगों ने समझा नहीं है। इसी संदर्भ में आज चर्चा हो रही थी और मेरा ये मानना है कि हमारे लिए सम्मान का विषय है कि हमारे ही प्रदेश के कृषक श्री नेकराम जी को पद्मश्री मिला है। तो मैं उनसे ये अनुरोध कर रहा था कि वो अपने आप को करसोग तक सीमित ना रखें और पूरे प्रदेश में जाएं, क्योंकि जो वो बात कहेंगे वो मेरे और किसी और के कहने से अधिक प्रभावशाली होगी। महत्वपूर्ण बात दो है। एक बात ये है कि हमको इसका संरक्षण करना है और दूसरी प्रकार हमें इस प्रकार से दोहन करना है कि हिमाचल के लोगों का लाभ हो, क्योंकि अभी सारा जो सामान है वो बाहर चला जाता है और मंडियों में बिकता है। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम एक प्रकार के सिस्टम को डेवलप करें कि इसका सही दोहन हो और इस प्रकार से इसका दोहन हो कि स्थानीय लोगों को इसका लाभ मिले। नहीं, प्राकृतिक खेती की तो देखिए हिमाचल जो है वो अग्रणी राज्य है और आपको मालूम होगा कि भारत सरकार ने भी अपने बजट में इसका उल्लेख किया है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमने इसका प्रारंभ किया है और ये धीरे धीरे जो है हर वर्ष बढ़ रहा है। अब मेरा अपना ये मानना है कि अगर एक अच्छी प्रैक्टिस है तो सरकार का एक
प्रयोग जो है उसको अब लोगों को स्वतः अपनाना चाहिए, तभी उसी की सफलता है। क्योंकि इसका जो डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट है उस तक अगर सरकार के बिना जब ये सफल होगा तब हम कह सकते हैं कि इसकी सफलता है, बट अभी वो स्टेज आई नहीं है। अभी इसको सरकार के सहयोग की और सहायता की कुछ समय तक और आवश्यकता है। वहीं इस मौके पर पद्मश्री नेकराम ने कहा कि वह पिछले 20 से 25 वर्षों से जैव विविधता के लिए अपने गांव व आसपास के क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। जैव विविधता एक महत्वपूर्ण विषय है जो लगातार खत्म होती जा रही है। कृषि, वन, हॉर्टिकल्चर में विविधता खत्म होती जा रही है। मिट्टी में विविधता काफ़ी आवश्यक है। तो आज बायोडाइवर्सिटी बोर्ड की तरफ से यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी बचाने के कार्यक्रम हो रहा है, जो हमारा जैव विविधता दिवस के उपलक्ष्य में, तो यहाँ जो ये सब कार्यक्रम चल रहा है, तो हम लोग तो पिछले कई वर्षों से इवन 20-25 सालों से अपने गांव के अंदर और अपने ब्लॉक के अंदर ये सब कोशिशें कर रहे हैं, बहुत सारे ग्रुपों के साथ मिल करके। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि हमारे जो बायोडाइवर्सिटी है ये एक एक करके ख़त्म होती जा रही है। हमारा डाइवर्सिटी फॉरेस्ट्री के अंदर ख़त्म हो रही है, हमारा डाइवर्सिटी हमारा एग्रीकल्चर के अंदर ख़त्म हो रही है, हमारा डाइवर्सिटी हमारा हॉर्टिकल्चर में ख़त्म होती जा रही है। और ये जो विविधता है इसका बहुत बड़ा महत्व है हमारा धरती के लिए, हमारा मिट्टी के लिए। और मिट्टी में जो भी चीज़ पैदा होएगी वो हमारे खाने में आएगी, जो खेत में उपजेगा वो हमारे पेट के लिए आएगा। तो जैसे जैसे हमारा जो मिट्टी रहेगी, हमारा भूमि रहेगी और उसमें अगर विविधता रहेगी तो उसमें कई तरह के तत्व विराजमान होंगे जो हमारे शरीर को चाहिए। जी। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।